स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डायलैक्ट्रिकल्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चल रहा है मेरा गेट एडबली का क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चन टिल अभी तक करा चुका हूँ। नाउ अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। और प्लीज़ कोरोना में अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल पालन कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, गिवन टू कपल्ड इंडक्टर, दो कपल्ड इंडक्टर दिया है, ठीक है। L1 and L2, their mutual inductance satisfy M equal to under root L1 square plus L2 square, M is more than L1 plus L2 by 2, M is more than under root L1 L2, M is less than equal to under root L1 L2। तो सिंपल सी बात है, मैंने कल भी बताया था कि जो फॉर्मूला होता है M K इज इक्वल टू M बाई अंडर रूट L1 L2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब याद रखिएगा, वहां पे हो सकता है ना बताया हो, ये K की वैल्यू जो होती है, ये K की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच होती है। ये k की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच होती है, हमेशा याद रखिएगा। k की वैल्यू 0 से 1, 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं, ये ऑलवेज याद रखिएगा। 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं, k की वैल्यू 0 से 1 रहती है। अब k की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, m बाई अंडर रूट L1 L2 लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो m क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट L1 L2 एंड मोर देन इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू जो रेंज आई है ये 0 से तो ज्यादा है, लेकिन अंडर रूट L1 L2 से कम है। अब यही चीज, सारी चीजें को आपको ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट में ऐसा है नहीं, ये नहीं हो सकता। सेकंड में नहीं हो सकता, ये m मोर देन है थर्ड में, अब लेकिन ये लेस देन है तो ये हो नहीं सकता। बचा क्या है, थर्ड, फोर्थ, m लेस देन इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, जो कि इससे मैच करता है बिल्कुल। तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, k की वैल्यू 0 से 1 लाइक करती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रेटिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन्स। तो द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 100 वाट, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम एक साथ 50 वाट कंज्यूम करेगा, या द 60 वाट, ये 60 वाट लिखा हुआ है, द 60 वाट बल्ब ग्लोस ब्राइटर, या द 40 वाट बल्ब ग्लोस ब्राइटर। इन फोर्थ ऑप्शन, चौदह ऑप्शन में क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे स्टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस मेरे को गेट में भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, आईएएस में देखने को मिल जाते हैं, आईएएस में इवन देखने को मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए पावर को देखिए आप थोड़ा, ठीक है, पावर को देखिएगा। P1 की बात करते हैं, पावर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या है कि सीरीज में कनेक्टेड बता रहा है, दो बल्ब जो है सीरीज में कनेक्टेड है। अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो लेट अस सपोज मानते हैं ये फर्स्ट बल्ब है और ये सेकंड बल्ब है। अच्छा, सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम होगा, ये आपका 40 वाट के अक्रॉस भी और 60 वाट के अक्रॉस भी करंट तो सेम फ्लो हो रहा होगा, करंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस R1 हो, इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। ये हम कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 हो, इसका रेजिस्टेंस R2। अच्छा तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पावर किसका ज्यादा है और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ये हमें थोड़ा कैलकुलेट करना है, ठीक है। पावर 40 वाट है इसका है 60 वाट, ठीक है। करंट सेम फ्लो हो रहा है, करंट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीरीज की बात कर लेते हैं तो इसके अक्रॉस जो पावर आ रहा है 40 वाट के अक्रॉस, लेट अस सपोज ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, 40 वाट के अक्रॉस जो पावर आ रहा है वो क्या आएगा, वो आएगा I स्क्वायर इंटू R1, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 40 वाट आई है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो मेरा इसके है P1 P2 के क्रॉस, यानी इस बल्ब के क्रॉस, सेकंड बल्ब के क्रॉस जो है I स्क्वायर इंटू R2, ठीक है, और ये 60 वाट है, ठीक है। अब हम एक चीज बात करते हैं, हम यहाँ पे कैसे मालूम करेंगे कि किसके अक्रॉस, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि ब्राइटर होगा या दोनों एक साथ कितना ग्लो करेंगे। तो ऐसा कोई है नहीं कि हम टोटल एक साथ हम मालूम कर ले कि टोटल बल्ब कंज्यूम 100 वाट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है। जब सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो आपका यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका पावर हाई उसका रेजिस्टेंस लो, और जिसका पावर लो उसका रेजिस्टेंस हाई, ठीक है, बराबर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो करिए ना। तो पावर किसका हाई है, 60 वाट का हाई है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट इज लेस, क्योंकि इसका
पावर हाई है, और अगर रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट की बात करें वो ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है 40 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, 60 वाट का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आती है जब 40 वाट का रेजिस्टेंस आपका हाई होता है और 60 वाट का रेजिस्टेंस कम होता है, तो सिंपल सी बात है ये वाला पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा। करंट सेम जा रहा है, ये हाई रेजिस्टेंस है, ये लो रेजिस्टेंस है, ये पावर कंज्यूम करेगा कि नहीं ज्यादा, आई स्क्वायर इंटू आर। करंट सेम है, R1 ज्यादा है R2 से, ठीक है, तो R1 यहां पे ज्यादा है मेरा R2 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा और ये पावर कंज्यूम कम करेगा। भले 60 वाट का बल्ब हो, उसका रेटिंग हो 60 वाट, वो कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। 60 वाट और 40 वाट रेटिंग है, 60 वाट और 40 वाट रेटिंग है उसकी, लेकिन वह रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस कैसे मालूम चलेगा, P is inversely proportional to 1/R। रेजिस्टेंस अगर पावर हाई है रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस हाई है पावर लो होगा, रेजिस्टेंस लो है पावर हाई होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। तो यहां से अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम कर जाएगा तो हम ये मालूम कर सकते हैं ये पावर कितना कंज्यूम किया, I स्क्वायर इंटू R1, सिमिलरली I स्क्वायर इंटू R2। ये पावर कंज्यूम किया, ये पावर कंज्यूम किया, ऑब्वियस सी बात है R1 ज्यादा है तो ये कंज्यूमिंग पावर इसका हाई है। अब जो पावर कंज्यूम करता है बल्ब में वही ज्यादा लाइट, मतलब वही ज्यादा ब्राइट आपको ग्लो करता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 40 वाट ज्यादा आपका मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहा है पावर, तो 40 वाट ज्यादा ग्लो करेगा, तो आंसर इसका 4 होगा। द 40 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द स्टार नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये स्टार नेटवर्क दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी विद टर्मिनल सी ओपन। अच्छा, मतलब कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस हमको दिया है, मतलब कि दोनों मिला के दिया है, जहां पे ये ओपन है टर्मिनल सी ओपन करके दिया है 6 ओम। बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी, बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी विद टर्मिनल ए ओपन, टर्मिनल ए ओपन कर दिया है 11 ओम, एंड बिटवीन टर्मिनल सी एंड ए विद टर्मिनल बी ओपन इज 9 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके टर्मिनल ओपन किया है और हमें दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो चलिए टर्मिनल को जोड़े पहले और एक क्वेश्चन लिखें जैसा दिया है। जब टर्मिनल सी ओपन है, जहां पे टर्मिनल सी ओपन रहेगा वहां का रेजिस्टेंस तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, जहां का टर्मिनल ओपन रहेगा वहां का रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सी हम 0 कंसीडर करेंगे। तो जो टर्मिनल ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस दिया है कितना दिया है 6 ओम। तो एक इक्वेशन आया आपका आर ए प्लस आर बी। हमको क्या मालूम करना है, आर ए क्या होगा, आर बी क्या होगा, आर सी क्या होगा। तो आर ए प्लस आर बी कितना दिया है 6 दिया है। दूसरा बी और सी टर्मिनल के बीच दिया है, जब ए ओपन है तो यहां से आर ए आपका क्या हो जाएगा 0, तो यहां से क्या आ जाएगा आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 11, ठीक है। सिमिलरली बिटवीन टर्मिनल सी एंड ए, तो आर सी प्लस आर ए, और ओपन क्या है यहाँ पे बी ओपन है, यानी यहां से आर बी आ गया आपका 0, ये आ गया आपका कितना है 9 ओम, राइट। अब हमको मालूम करना है आर ए आर बी आर सी क्या है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब अब यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा आपको, आरबी कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा आर ए माइनस आर सी इज इक्वल टू 6 माइनस 11 माइनस 5, और दूसरा इक्वेशन तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका हुआ फोर्थ इक्वेशन, ये हुआ थर्ड इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों का आप क्या करें, प्लस कर दे तो आर सी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आर आ जाएगा, आर ए आ जाएगा। तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां से क्या आ जाएगा 2RA इज इक्वल टू -5 प्लस 9 इक्वल 4। RA की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, ठीक है। RA की वैल्यू यहां से आ गई 2। अब RA की वैल्यू आ गई तो RC भी आ जाएगी। यहाँ पे RA की वैल्यू पुट कीजिए तो RC की वैल्यू आ जाएगी 7 ओम। अब यही चीज RA की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ से RB की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 यानी 4 ओम, ठीक। तो हमें जो RA कैलकुलेट करना था, RB कैलकुलेट करना था, RC कैलकुलेट करना था, कुछ इस प्रकार है। RA यहाँ से 2 ओम, RB यहाँ से 4 ओम और RC यहाँ से 7 ओम। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगा और ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है। क्या दिया है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इट इज फाउंड दैट इनपुट एसी वोल्टेज VI एंड करंट I आर इन फेज। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। द कपलिंग कोफिशिएंट K इक्वल टू M बाई अंडर रूट L1 L2, राइट।
जहां पे एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन टू कॉइल, वैल्यू ऑफ के मालूम करना है एंड डॉट पोलैरिटी ऑफ द कॉइल पी क्यू। ये पी क्यू है, ये कॉइल पे देखिए यहाँ पे पोलैरिटी है, इस कॉइल पे पोलैरिटी नहीं है, तो जो कोफिशिएंट मतलब कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वहां पे पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ एट द पी होगी या एट द क्यू होगी पोलैरिटी, डॉट पोलैरिटी वो हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था इसको ध्यान से देखिएगा, इनपुट एसी वोल्टेज वी आई एंड करंट आई आर इन फेज। इस पूरे सर्किट में इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है। क्या ये वोल्टेज और करंट एक फेज में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी वोल्टेज और करंट एक फेज में हो ही नहीं सकते। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं जी, क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज हुआ है। ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सीरीज रेजोनेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब भी कैपेसिटेंस की मॉड वैल्यू इज इक्वल टू इंडक्टेंस की मॉड वैल्यू, जब भी होती है ऐसी, जब भी ऐसा होता है कैपेसिटेंस की मॉड वैल्यू इज इक्वल टू इंडक्टेंस की मॉड वैल्यू, तो यहां पे रेजोनेंस आता है। ठीक है, और जब रेजोनेंस आता है तो ये सर्किट जहां पे तो आरएलसी सर्किट जो है रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। आरएलसी सर्किट रजिस्टिव सर्किट तरह बिहेव करना चालू कर देता है जब एक्ससी का मैग्नीट्यूड एक्सएल के बराबर हो जाता है। ये सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहता है। तो थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, मैं जब सीरीज रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अभी आप सिर्फ डिटेल डाल के लिख लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि इन दिस सर्किट सीरीज रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू अप्लाई। इन दिस सर्किट, ये वाला पूरा लिख लीजिएगा, इन दिस सर्किट सीरीज रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू अप्लाई। नाउ what happens in series resonance circuit, लिखिएगा ये चीज, what happens in series resonance circuit that when उसके बाद ये लिखिएगा mod of या फिर लिखिएगा magnitude of capacitive reactance is equal to magnitude of inductive reactance, magnitude of capacitive reactance is equal to magnitude of capacitive reactance, then RLC circuit become purely resistive circuit. Then RLC circuit behave as purely resistive circuit, and hence here voltage and current, will have equal phases, ठीक है। तो ये जब भी हम XC बराबर XL होगा तो इस केस में ये पूरा का पूरा सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करने लगेगा। और जैसा कि बोल रहा है कि इनपुट AC वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो ये सिंपल सी बात है, XC बराबर XL करने को बोल रहा है। तो आप कर दीजिए ना, XC बराबर XL कर दीजिए, देखिए क्या आता है। XC यहाँ पे कितना दिया, -j12 दिया है, इसका मॉड लेंगे तो कितना आएगा, इसका मॉड लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका आ जाएगा -j12 का मॉड 12 आएगा। ठीक है, -j12 पहले लिख लेते हैं, मॉड इज इक्वल टू एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल आपका टोटल एल इक्विवेलेंट हो जाएगा J8 प्लस J8। हमने कहा था कि कोई भी दो इंडक्टेंस होगा उसका ऐड करना तो L1 L2 यानी सेल्फ इंडक्टेंस उसका ऑलवेज ऐड ही होगा। तो J8 प्लस J8 प्लस 2 इंटू एम लिखना था, लेकिन हमको m मालूम नहीं है तो हम प्लस लिखे माइनस लिखे। चलिए हम प्लस कंसिडर कर लेते हैं, हम मानते हैं कि डॉट पोलैरिटी p पर है। ठीक है, मान के हम प्लस कंसिडर कर लेते हैं। अगर प्लस मेरा सही होगा तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अगर गलत होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एज्यूम्ड पोलैरिटी था कि ये P पे हमने डॉट पोलैरिटी मानी हुई वो गलत है, पोलैरिटी Q पे होगा। यहाँ से मालूम चल जाएगा कि जो मेरी डॉट पोलैरिटी हो P पे है कि Q पे है। तो प्लस 2 इंटू एम, एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को क्या कि √L1 L2 लिख सकते हैं। तो क्या k √J8 इंटू J8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2 k √J8 इंटू J8 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैग्नीट्यूड है तो यहां से आपका आ जाएगा J12 इज इक्वल टू J16 प्लस 2k इंटू J8 का स्क्वायर, यहाँ पे J8 ही आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये J12 है और J12 माइनस J16 क्या हो जाएगा, -J4 और इक्वल टू J16k। k की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, k की वैल्यू यहां से आ रही है -1/4। अब कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सिंपल सी बात है कि जो हमने एज्यूम्ड कहा था
चाहे m की वैल्यू नेगेटिव आती चाहे k की वैल्यू नेगेटिव आती, उस पर हम देख लेते कि भाई जो हमने एज्यूम कहा था कि p पे पोलरिटी होगी, p पे नहीं q पे होगी, तो अगर हम इसको माइनस लिखते तो मेरा बात बन जाता, ठीक है। तो अगर मेरा बात बन जाए तो यहाँ पे k केवल -1/4 है, एक्चुअली k की वैल्यू क्या आएगी +1/4 और इसकी वैल्यू 0.25, k की वैल्यू 0.25 और डॉट पोलरिटी कहाँ होगा q पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आराम से निकल गया कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा k की वैल्यू 1/4 यानी 0.25 और डॉट पोलैरिटी एट पॉइंट Q। अब थोड़ा नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा actually if I considered already dot polarity at point P, then my value of k, is coming negative, that is k equal to -1/4, but k can't be negative because we know k is equal to 0 to 1, its range, okay, 0 to 1 इसकी रेंज है। जब इसकी 0 से 1 रेंज है तो -1/4 कैसे हो सकती है, तो इसका ये मतलब है देन इट्स मीनिंग दैट our assumed dot polarity at particular point means at the point P is wrong. The dot polarity will lie at point Q. So coefficient of coupling or value of k is equal to 1/4 and dot polarity lie at point Q। ठीक है, इतना सिंपल सा आपको याद रखना चाहिए और अच्छे से इसको देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, अ सेगमेंट ऑफ ए सर्किट इज शोन इन द फिगर, VR की वैल्यू आपकी दी है, ठीक है, यहाँ पे VR की वैल्यू दी है आपकी 5 वोल्ट, VC की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है 4 sin 2t, VL की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सर्किट पूरा दिया हुआ है, आपको यहाँ से VL की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे एक नोड है और सारा करंट यहाँ पे आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है चारों करंट यहीं पे आ रहा होगा, तो जो चारों करंट है मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमको करना है 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 प्लस कैपेसिटर का करंट प्लस इंडक्टर का करंट इज इक्वल टू 0, ये होना है 3 प्लस कैपेसिटर का करंट प्लस इंडक्टर का करंट इक्वल टू 0, ये होना है। चलिए पहले कैपेसिटर का करंट कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटर का करंट क्या होगा, VC दिया है, C दिया है, तो क्या हो जाएगा, IC क्या होता है, C dV/dt होता है, dVC कर ले, तो C क्या है 1 फराड है इंटू d/dt, VC कितना दिया है 4 sin 2t, इसका डिफरेंशिएशन करें क्या आएगा 8 cos 2t, ये आएगा IC, यानी IC की वैल्यू 8 cos 2t आ गई। तो यहां से लिख सकते हैं 3 + 8 cos 2t प्लस IL इक्वल टू 0, IL की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3 + 8 cos 2t, ठीक है, माइनस में आ गई है, ये IL की वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब IL की वैल्यू आ गई, L दिया है, तो क्या हम वोल्टेज नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे कि IL क्या होता है, सॉरी VL क्या होता है, L इंटू dIL/dt, सिंपल सी बात है। तो L क्या है यहाँ पे 2 है इंटू d/dt इंटू क्या हो जाएगा -3 + 8 cos 2t। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं, इसको रफ करना अति आवश्यक है। IL रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, ये जो VL है मेरा क्या आ जाएगा L dI/dt, राइट। तो यहां से L दिया हुआ है 2 हेनरी, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू d/dt माइनस ऑफ 3 + 8 cos 2t, 3 + 8 cos 2t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, कितना आएगा -2 इंटू, अब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हम इसको करते हैं माइनस ये 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, प्लस 8 cos 2t को करेंगे 16 इंटू -sin 2t, ठीक है,
ये आएगा, क्योंकि cos 2t का डिफरेंशिएशन -2 इंटू साइन 2t होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस ही बात है 8 है, और जब -2 होगा तो ये 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 2t, ठीक है। इसको अब हटाते हैं, तो यहाँ से जो VL की वैल्यू आएगी -2 इंटू -16 साइन 2t, यानी टोटल वैल्यू आ गई 32 साइन 2t, जो कि VL की वैल्यू है, ठीक है। तो VL की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, और ऐसे ही VL की वैल्यू होगा, ये VL का आंसर है, ठीक है। जो VL का आंसर आएगा वो 32 साइन 2t आएगा, 32 साइन 2t आएगा, ये आंसर आएगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 20 वाला क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर shows the waveform of the current passing through an inductor of a resistance 1 ohm and inductance 2 Henry. The energy absorbed by the inductor in the first 4 seconds. ये देखिए करंट और टाइम का ग्राफ दिया, जैसे बोला है कि वेवफॉर्म ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना करंट का दिया, ये इतना करंट पास हो रहा है ऐसे किससे पास हो रहा है, एक एलिमेंट से जिसके पास इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, यानी प्योर इंडक्टर नहीं है। अच्छा, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकंड, यानी फर्स्ट 4 सेकंड में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टर। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, इंडक्टर हमेशा कब वर्क करता है, नोट करके लिख लीजिएगा। इंडक्टर्स वर्क्स ओनली, और यू कैन से द इंडक्टर एब्जॉर्ब एनर्जी when there is a change in current across it, अगर एक प्योर इंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये 0 से 2 तक ही सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 2 से 4 तक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट आ जाएगा। जब कांस्टेंट करंट आ जाएगा तो हम जानते हैं VL क्या होता है, LdI/dt। जब ये कांस्टेंट आ जाएगा ये हो जाएगा 0, जब 0 हो जाएगा तो VL हो जाएगा 0। जब कोई वोल्टेज ही नहीं रहेगा तो मेरा क्या एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होता है, VL इंटू IL इंटू dt। जब VL ही 0 है तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी, तो टोटल का टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो 0 होगा। तो 2 से 4 एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा प्योर इंडक्टर के केस में। लेकिन यहां पे हमें रेजिस्टेंस भी दिया है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो 0 से 2, अब ध्यान रखिएगा क्या होगा, टाइम 0 से लेकर 2 सेकंड तक इंडक्टर भी वर्कआउट करेगा और रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब में। एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, इंडक्टर, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, एनर्जी डिसिपेट, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर रहा, भले वो स्टोर करे या डिसिपेट कर दे, ठीक है। हम इसको एनर्जी एब्जॉर्ब ही मानेंगे, ठीक है। और फ्रॉम 2 से 4 इस केस में सिर्फ रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा, क्योंकि इंडक्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो करंट है वो कांस्टेंट है और वहां पे इंडक्टेंस वर्कआउट नहीं करता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो थोड़ा इसको रफ करते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये कितना हुआ, IT की वैल्यू फ्रॉम 0 to सेकंड, मतलब कि T की वैल्यू 0 से 2 सेकंड, ये T की I की वैल्यू क्या देगी, I की वैल्यू क्या देगी, y2 - y1 6/2 इंटू T, यानी I की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3T, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एनर्जी एब्जॉर्ब की बात करते हैं, अभी सिर्फ इंडक्टर के द्वारा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सिर्फ 0 से 2 में करेगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी 0 से 2 V इंटू आई इंटू डी टी, यही एनर्जी होता है। कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, V इंटू आई इंटू डी टी होता है। इसको थोड़ा सा आप डायलॉग बॉक्स में बना ले, राइट। अब हम जानते हैं V क्या होता है, L इंटू डी आई बाई डी टी। जस्ट कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए V की जगह, तो जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 L इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। तो डी टी कैंसिल हो गया, तो यहां से सॉरी डी टी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टी वेरी कर रहा है, ठीक है, डी टी, ठीक है। यहाँ पे डी टी कैंसिल नहीं होगा, क्यों कैंसिल नहीं होगा, चाहे तो आप डी टी कैंसिल कर सकते, लेकिन कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करंट टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है सबका 0 से 2,
एल कितना दिया हुआ है, एल की वैल्यू यहाँ पे 200 दी है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, इनटू आई की वैल्यू 3t दी है, तो डी आई बाई डी टी कितना आएगा, डी आई बाई डी टी कितना आएगा, ये 3 आएगा, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आएगा, इंटू 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी है, आई की वैल्यू 3t दी हुई है, तो 3t लिख लीजिए, इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे कीजिए, तो क्या आएगा, 3 2 6, 6 3 18 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 से 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, 18 ई 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 9 इंटू ये टी स्क्वायर रहेगा 2 टू द 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 36 जूल। ये कब है, 0 से 2, जब इंडक्टेंस हमने कंसिडर किया कि वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, अब 2 से 4 टाइम 2 से 4 इंडक्टेंस वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट वेरी ही नहीं कर रहा है। जब करंट वेरी ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जब हम डी आई बाई डी टी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो एनर्जी 0 हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लेते हैं। चलिए अब रेजिस्टेंस को लेते कंसिडर करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 36 जूल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। तो अब फ्रॉम 0 से 2, अब रेजिस्टेंस की बारी। रेजिस्टेंस के में हम जो एनर्जी देखेंगे, सबसे पहले 0 से 2 v इंटू आई इंटू डी टी प्लस 2 से 4, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही, भले वो सारा डिसिपेट कर दे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इंटू वी इंटू आई इंटू डी टी। अच्छा, जब रेजिस्टेंस का हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस का v क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर यही होता है v, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या जो वोल्टेज होता है डेवलप अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। वही चीज यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज यहाँ पे हम लिख देंगे, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी आई इंटू आर रहता है, बाई मिस्टेक आई टर्न, v इक्वल टू आई आर रहता है, तो यहाँ से आई आर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0 से 2 आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी प्लस 2 से 4 आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। अच्छा, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1, आर की वैल्यू यहाँ पे 1 ओम दी है, तो 1 ओम पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 से 2 आई स्क्वायर डी टी प्लस 2 से 4 आई स्क्वायर डी टी, आर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई, अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और क्या ध्यान से देखना है, आई इसको आर यहाँ पे आपने 0 रख लिया, तो अब यहाँ से देखिएगा 0 से 2 आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन 2 से 4 आई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। 0 से 2 आई की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे आई इक्वल टू 3t, राइट, हमने जो निकाला था वहीं पे यहाँ पे रख दीजिए, 0 से 2 3t का स्क्वायर dt प्लस आई स्क्वायर 2 से 4 dt, यही आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर, अब इसको फिर से यहाँ पे रफ कर देते हैं, यहाँ तो समझ गया आप ना। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 9t स्क्वायर डी टी 0 से 2 प्लस आई स्क्वायर क्या है, आई क्या है 6 है, 2 से 4 आई कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा 36 इंटू 4 माइनस 2 2, ये आ जाएगा 9 इंटू टी क्यूब बाई 3 0 से 2 प्लस 72, ये आ जाएगा आपका 3 बाहर लीजिए तो 3 इंटू 8 प्लस 72, ये आ जाएगा 24 प्लस 72, ये आ जाएगा 96 जूल। यानी टोटल रेजिस्टेंस 0 से 2 और 2 से 4 ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 96 जूल। इंडक्टेंस कितना अकेले एब्जॉर्ब कर रहा था 36 जूल। ठीक है, तो टोटल कितना करेगा एब्जॉर्ब, अगर हम टोटल बात करें द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर, ये कितना आएगा 36 जूल प्लस 96 जूल, ये सिर्फ इंडक्टेंस के द्वारा, ये रेजिस्टेंस के द्वारा, तो आ जाएगा 132 जूल। अब आप देखेंगे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इंडक्टर 0 से 2 सेकंड के लिए वो सिर्फ 36 जूल कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर रहा है 96 जूल कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, इंडक्टेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है।
मतलब कि 90 आउट ऑफ 132 जूल 96 जूल आपका वेस्ट हो जा रहा है, डिसिपेट हो जा रहा है, कोई वर्क कर नहीं है, कोई काम का नहीं आ रहा है, जबकि इंडक्टर से 36 जूल ये स्टोर कर पा रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि मेरी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे वेस्टेज हो रही है। इस तरह के सर्किट में मेरी मैक्सिमम एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज, इसके बीच और इसके बीच हमको क्या मालूम करना है, पोटेंशियल। तो हम नोडल एनालिसिस का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आर और ग्राउंड के बीच 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसके और इसको हम नोड मान सकते हैं। तो इसको हम नोड मान लिए, पी और क्यू को नोड मान लिए। तो हम मानते हैं, लेट अस सपोज ये इनकमिंग करंट है, ये दोनों आउटगोइंग करंट, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एट नोड पी क्या हो जाएगा, जब एट नोड पी कंसिडर करेंगे तो ये देखिए इनकमिंग करंट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वीपी, जीरो माइनस वीपी, इसके यहाँ क्रॉस पोटेंशियल वीपी मान लेते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल वीक्यू मान लेते हैं, माइनस वीपी अपॉन 8 इज इक्वल टू वीपी माइनस 10 अपॉन 2 प्लस ये 2 एम्पियर दिया ही हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस वीपी अपॉन 8 इज इक्वल टू वीपी अपॉन 2 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3, ये 3 उधर जाएगा, वीपी इधर आएगा, तो यहां से लिख सकते हैं वीपी बाई 2 प्लस वीपी बाई 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉमन ले लें, 8 2 4 जाए 4 वीपी प्लस वीपी इज इक्वल टू 3, 8 इधर गया यानी 5 वीपी इज इक्वल टू 24। तो वीपी की वैल्यू यहां से आ गई 24 अपॉन 5। इसको आप मतलब कि डेसिमल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, वीपी आ गई 24/5। अब हम वीक्यू की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नोडल एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से नोडल एनालिसिस लगाएगा, गलत हो सकता है। नोड क्यू पे लगाते हैं, तो हम मानते हैं कि यहां से करंट आ रहा है, यहां से भी करंट आ रहा है, यहां पे करंट जा रहा है। तो करंट जो आ रहा है 2 प्लस वी यानी 10 माइनस वी क्यू, 10 माइनस वी क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू वी क्यू माइनस 0/6 यानी वी क्यू बाई 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 एलसीएम अगर आ गया तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 प्लस 10 माइनस वी क्यू इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन 6। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जस्ट आप क्या कीजिए, 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं तो आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या, जब 10 प्लस 8 18 होगा, 18 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 54 माइनस 3 वी क्यू इज इक्वल टू 2 वी क्यू, यानी यार 3 वी क्यू प्लस 2 वी क्यू क्या आ जाएगा, 5 वी क्यू इज इक्वल टू 54। वी क्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी 54/5। ये वोल्ट में आएगा, ये भी वोल्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, वी क्यू की वैल्यू 54/5, वीपी की वैल्यू 24/5। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा रफ कर दें। अब हमको मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी वीपी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू वीपी क्यू, ये मालूम करना। तो वीपी कितना दिया है जरा बताइए भैया, 24/5, 24/5 माइनस वी क्यू कितना दिया है, 54/5, 54/5, 5 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 24 माइनस 54 माइनस 30 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -6 वोल्ट। तो आंसर आएगा आपका -6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पी और क्यू में नोडल मानना है और वहीं से नोडल मान के हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से आ जाएगा, -6 वोल्ट है। ठीक है, तो क्योंकि वीपी कम था मेरा, 24/5 था, वीक्यू 54/5 था, तो इस वजह से माइनस आया, वीपी माइनस वीक्यू। वीक्यू माइनस वीपी यही करते तो +6 वोल्ट आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ आर, ये सर्किट दिया है, वैल्यू ऑफ आर यानी ये वाली वैल्यू हमको मालूम करनी है। वैल्यू ऑफ आर क्या होगी जब ये सर्किट दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है इसमें आपका यहाँ पे 10 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, या तो नोड लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर नोडल लगा देते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। चलिए नोडल लगा के देते हैं। तो एक सुपरपोजिशन थ्योरम भी आता है, लेकिन वो अभी पढ़े नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, हम नोडल से ही लगाएंगे।
ठीक है, तो नोड लगा देते हैं। यहाँ पे एक नोड कंसिडर कर लीजिए ए, यहाँ पे दूसरा नोड कंसिडर कर लीजिए बी, यहाँ पे तीसरा नोड कंसिडर कर लीजिए सी। ठीक है, अब नोड कंसिडर कर लीजिए, देखिए क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नोड पे एट नोड ए, नोड ए पे क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, नोड ए का वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट दिया है क्योंकि रेफरेंस आपका यही है। ठीक है, तो ये नोड ए का वोल्टेज तो इतना दिया है 100 वोल्ट, नोड सी का वोल्टेज हमको 40 वोल्ट दिया है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे करंट किसी तरह पता हो जाए, करंट कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो यहाँ से आर निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए माइनस बी सी अपॉन आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं वी ए माइनस बी सी अपॉन आई। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं 10 एम्पियर टोटल आ रहा है। यहाँ से हम आई, इसको हटाइए, यहाँ से आई और यहाँ से जो आ रहा है वो 10 माइनस आई आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो आ रहा है आपका 5 माइनस आई1, यहाँ से आ रहा है i1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ रहा है आपका 5 माइनस आई1, यहाँ से आ रहा है i1। हम कुछ भी मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि इसमें नोडल लगाना बेस्ट होगा कि यहाँ पे हम वो लगा दें, मेश एनालिसिस सबसे बेस्ट होगा। आप मेश लगा कर देखिएगा, नोडल में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे नोड बीच में लगा सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 14 ओम में 14 ओम को रफ नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार आप क्या करते हैं, नोडल लगा के देखते हैं एट नोड बी। ठीक है, बी पे लगाइए क्योंकि ए पे तो हमको वोल्टेज मालूम है, बी पे लगाइए तो क्या आएगा देखिए, 100 माइनस वी बी अपॉन 14, ये इनकमिंग मानते हैं और हम मानते हैं इधर से भी इनकमिंग है और इधर आउटगोइंग, प्लस 40 माइनस वी बी अपॉन 1 इज इक्वल टू वी बी अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, 100 अपॉन 14 प्लस 40 इज इक्वल टू वी बी कॉमन ले लीजिए 1/2 प्लस यहाँ से माइनस वी बी बाई 1 आएगा तो इधर आ जाएगा 1 प्लस माइनस वी बी बाई 14 आएगा, इधर आ जाएगा 1/14। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 14 को एलसीएम ले लीजिए तो 2 इंटू 7, 7 प्लस 14 प्लस 1 इंटू वी बी इज इक्वल टू 40 इंटू 14, 14 एलसीएम आएगा तो यहाँ से आ जाएगा 560 प्लस 100 अपॉन 14। ठीक है, ये आपका आएगा 660 अपॉन 14 और ये टोटल आपका आएगा 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 7 22, 22 अपॉन 14 इंटू वी बी। यहाँ से 14 14 कैंसिल। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए वी बी की वैल्यू क्या आ रही है, वी बी की वैल्यू आएगी 660 अपॉन 22, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 230। जो वी बी की वैल्यू आ रही है दोस्तों, ये आ रही है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट वीबी की वैल्यू आ रही 30 वोल्ट। जब वीबी की वैल्यू मेरी आ गई 30 वोल्ट, यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें हमने आई माना था, आई जा रहा है और इसमें 10 माइनस आई जा रहा है। जब इसमें आई जा रहा है तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 100 माइनस वी बी अपॉन 14, 100 माइनस वी बी, वी बी कितना है 30 अपॉन 14 यानी 70 अपॉन 14, 7 10 जा 7 2 जा 25 यानी 5 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पे कितना जाएगा 5 एम्पियर। जब यहाँ पे आई की 10 माइनस आई में 5 एम्पियर है, 5 जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कितना है 100, वी बी कितना है 40, 100 माइनस 40 अपॉन 5, इसको थोड़ा रफ करते हैं, ये आ जाएगा 60 अपॉन 5 यानी 12 ओम। आंसर क्या आएगा आर का 12 ओम। कुछ नहीं करना, यहाँ पे नोट लगा दीजिए, खाली सिर्फ बी पे नोट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, मेश लगाइए, मेश एनालिसिस लगाइए, यहाँ पे I1 कंसीडर कीजिए, यहाँ पे I2 कंसीडर कीजिए, यहाँ पे I3 कंसीडर कीजिए। ये होमवर्क है मेरा, आप करके दिखाएगा, मेरे को सॉल्व करके बताइएगा, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा इमेज, मेरे टेलीग्राम पे भेजिएगा, इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, स्टूडेंट्स जहाँ भेज सकते हैं आप भेजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करना नहीं है, बस खाली यहाँ पे नोट कंसिडर करना है आपको। नोट कंसिडर करने के बाद फर्दर प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम वैसा ही है। वहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज पूछा है। वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज यानी ई की वैल्यू हमको मालूम करनी है। कुछ नहीं, यहाँ पे नोट लगा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नोट ए, ठीक है, इसको हम ए नोट मानते हैं। वी ए वोल्टेज यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये भी इनकमिंग है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 = VA/6। VA = 6 × 2 + 1 × 3, ये आ जाएगा 18 वोल्ट। VA कितना आ गया आपका 18 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब VA = 18 वोल्ट आ ही गया है तो आराम से आप यहाँ पे I निकाल सकते हैं। ये I इधर जा रहा है, यानी E - VA/R = I। हमको E मालूम करना है, E क्या आ जाएगा, I × R + VA। I कितना है 2 × R कितना है 6 + VA हमने निकाला है 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 + 18 यानी 30 वोल्ट। तो जो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू है ये आ जाएगी बेटी 30 वोल्ट। और इसको ऐसे ही सॉल्व करना, बस खाली एक जगह नोडल लगा दीजिए, किसी एक नोट पे नोडल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फिगर द एडमिटेंस वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन सीमेंस आर, YR की वैल्यू दी है 0.5 + J0, YL की वैल्यू दी है -J.1 J1.5 और YC की वैल्यू दी है J0.3। तो हमको I की वैल्यू निकालनी है एज ए फेजर व्हेन E अक्रॉस द एलिमेंट इज 10 ∠0 V, यानी E दी है, YC YL YR दिया है, हमें I मालूम करना है। तो सिंपल सी बात है ना, इसके अक्रॉस IR होगा, इसके अक्रॉस IL होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा IC। तो टोटल I यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR + IL + IC, राइट। अच्छा, हम जैसे जानते हैं V = IR होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम जानते हैं। याद रखिएगा, हम I को लिख सकते हैं V/R, ठीक है। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1/R को हम लिख सकते हैं V × Y। यहाँ पे Y आपका क्या रहेगा, एडमिटेंस, ठीक है। Y एडमिटेंस है तो I = VY लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं I = टोटल करंट = IR में हम क्या लिख सकते हैं, E × YR। सिमिलरली IL को लिख सकते हैं E × YL। सिमिलरली E × YC। E कॉमन ले लीजिए, YR + YL + YC। YR कितना है आपका 0.5 प्लस YL कितना है आपका -J1.5 और YC कितना है +J0.3 +J0.3, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, E × 0.5 - 1.5 + 0.3, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, -1.2 होगा, -J1.2 होगा। अच्छा, ये आपका आया I की वैल्यू E की जगह हम क्या रख देंगे, 10 ∠0 दिया है, 10 ∠0 दिया है, 10 × 0.5 - J1.2, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आ जाएगा 5 - J12। ये होगा आपका एम्पियर इन केस ऑफ फेजर। और करंट की वैल्यू भी ऐसे ही डिटरमाइन करेंगे, यही करंट की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैलकुलेशन लेस हो सके हमारी, और हमारा जो आंसर है तुरंत 1 मिनट के अंतर्गत आ सके, ठीक है। तो ये टोटल आज के दिन का 10 क्वेश्चन जो मैंने कराया, टोटल आज के दिन तक मैंने 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 90 क्वेश्चन के आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, राइट। तो लगभग ऐसे ही चलते रहेगा अभी 5 से 6 दिन और, जहाँ पे मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा और गेट के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर IAS की, फिर जैसे मैंने बताया है अलग अलग स्टेट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उसके अलावा मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, जिनको नेटवर्क नहीं समझ में आता है, जिनको नेटवर्क बेसिक से समझा रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप मेरे साथ क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरे को, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और जितना शेयर हो सके उतना करिए आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिससे लोगों तक ये सारी रीच पहुंच सके, लोगों तक ये सारी पहुंच हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 10 क्वेश्चन आज मैंने कराया।
कल फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कराऊंगा गेट का ही, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए कोविड में, स्टे सेफ इन कोविड, एंड प्लीज वियर द मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, और एंड प्लीज ट्राई टू स्टे एट होम मैक्सिमम टाइम। जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप घर से अपने पाँव को बाहर निकालिए, नहीं तो घर में ही रहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन लीजिए, जहां आपकी नज़दीकी वैक्सीनेशन लग रहा है वहां पे जाके वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इस बीमारी का इलाज है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ, जहां पे और 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।